नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर काल चक्रा में। मित्रों, हम एक सीरीज पर काम कर रहे थे जहां विभिन्न ग्रहों का विभिन्न भावों पे प्रभाव आदरणीय उत्तरा दीदी ने हमें बताया। आज राहु और केतु का हमारे विभिन्न भावों से हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है वो हमें सिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। मैं सिखाना तो क्या है सर, मैं तो बताती हूँ कि ये चीज है। बाकी तो सीखने वाला की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। और राहु केतु के बारे में हमारे शास्त्रों में काफी कुछ लिखा भी गया है और कहा भी गया है, लेकिन बहुत अधिक भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है और इनको दुष्ट और पाप ग्रह मान के बहुत सारी चीजें भी लिखी हुई हैं हमारे शास्त्रों में, जिनसे हमें जो है कंफ्यूजन हो जाता है, भ्रम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो इस संबंध में कृष्णमूर्ति जी ने काफी सोच विचार कर कुछ नियम वगैरह प्रतिपादित किए शोध के पश्चात। तो उसमें जो प्रमुख नियम है वो मैं आपको बताती हूँ और फिर हम देखेंगे कि राहु और केतु विभिन्न भावों में किस प्रकार के सामान्य फल देते हैं। तो उन्होंने यही कहा है, क्योंकि राहु केतु के नक्षत्र तो हैं हमारे शास्त्रों में, उनको नक्षत्र तो प्रदान किए हुए हैं तीन तीन, जैसे अन्य ग्रहों को दे रखे हैं, लेकिन उनको राशियां नहीं दे रखी हैं। तो इसलिए उनके लिए फिर यही कहा जाता है कि वो किसी भी राशि के स्वामी नहीं है ना। तो उनके क्या गुण होते हैं, बल्कि उससे उनकी बढ़ोतरी हो जाती है कि इससे क्या होता है कि जब भी वो जिस ग्रह के साथ युति करते हैं उस ग्रह के गुणों को, धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं बाय नेचर, और बाकी वो किस भाव का स्वामी है वो भी ले लेते हैं। अगर कोई ग्रह उनको देख नहीं रहा है तो जो ग्रह अगर कोई ग्रह उनके साथ बैठा हुआ नहीं है, युति नहीं कर रहा, और युति निकटता की होनी चाहिए, 25 डिग्री 28 डिग्री ऐसी युति कोई ज्यादा विशेष प्रभावित नहीं करती है। 5 से 10 डिग्री के अंदर अंदर जो है युति पावरफुल रहती है, और इसी प्रकार दृष्टि भी। तो अगर मान लीजिए कोई ग्रह इनके साथ बैठा हुआ नहीं है, युति नहीं कर रहा, तो उनको जो ग्रह देख रहा होगा उसके गुण धर्म और उसके भावों के कर्तव्य वो ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई ग्रह बैठा हुआ भी नहीं है, देख भी नहीं रहा, तो वो जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और फिर वो जिस नक्षत्र में बैठते हैं उस नक्षत्र के स्वामी के अनुसार, यदि वो अच्छे हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, खराब हैं कुंडली के हिसाब से तो खराब फल मिलेंगे। इस तरह से। और चूंकि ये दुष्ट और पापी ग्रह माने गए हैं, विशेष रूप से राहु, तो थोड़ा सा उनका जो है दुष्टता विशेष रूप से आपको शारीरिक स्वास्थ्य देने में या दूसरों को कष्ट पहुंचाने में उनको ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया है। तो इस तरह से हम राहु केतु को देख लेते हैं कि यदि कोई ग्रह उनके साथ बैठा भी है या उनके साथ उनको देख भी रहा है, और फिर वो जिस राशि और जिस नक्षत्र में है, तो इस तरह से तीनों चारों से प्रभावित होकर वो अत्यंत बलशाली बन जाते हैं। अब अगर ग्रह अच्छे भावों से जुड़े हुए हैं, कुंडली के लिए श्रेष्ठ हैं, और राहु की महादशा भी चल रही है, तो राहु बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन यही यदि अकारक ग्रह इनके साथ बैठ जाते हैं और उनकी दशा भी चलती है राहु केतु की, तो वो अत्यंत खराब फल देने में भी सक्षम होते हैं। इस तरह से हमें राहु केतु का विश्लेषण करना चाहिए। और ये जो हम बताएंगे कि विभिन्न भावों में ये क्या फल देते हैं, ये हमारे सामान्य फल हैं विशेष रूप से, और ये अपनी दशा अंतरदशा में ही प्रदान करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि राहु विभिन्न भावों में जाकर किस प्रकार के फल देता है। अगर यदि राहु लग्न पे होता है, यहाँ हम नक्षत्र भी नहीं देख रहे, युति भी नहीं देख रहे, और दृष्टि भी नहीं देख रहे, ये आप लोगों को देखना है और किस राशि में है ये सब आप लोग देखें जिसकी भी कुंडली में है। ठीक है। तो यदि लग्न पे होता है तो उसके संतान जो है जल्दी प्रीमेच्योर संतान होने की संभावना ज्यादा रहती है लग्न का। इसके अतिरिक्त अंतर जातीय विवाह की संभावना भी देता है, क्योंकि राहु केतु फिर आमने सामने हो जाते हैं लग्न और सप्तम भाव में। फिर सिर में तिल या कोई ना कोई लांछन या निशान होता है। अगर वो थोड़े भी पाप ग्रह की राशि में है या
ग्रह के साथ है तो व्यक्ति बहुत चालाकी पूर्ण व्यवहार करता है दूसरों से और सहानुभूति रहित होता है, दूसरों के प्रति सिंपैथी नहीं रखता, कुछ ना कोई तकलीफ उसको, शारीरिक कष्ट या रोग अवश्य उसको चलता रहता है। ये संक्षेप में है, अत्यंत संक्षेप में। और इसके अलावा उसका जो मन है हमेशा भटकता रहता है, अगर दशा चलती है तो स्थिर बुद्धि नहीं रहता, उसको इधर उधर घूमना फिरना, पहाड़ों में जाना, दूसरों के पैसे पर ऐश करना या उसका खर्चा करना। अगर सरकारी नौकरी या नौकरी में है तो जो उसके कंपनी है उसके पैसे पर खर्चा करना या उनके वाहन का प्रयोग करना, इस तरह मतलब दूसरों के ऊपर वो अपना सारा खर्च उठाता है। इस तरह का नेचर देखा गया है। सेकंड हाउस में यदि राहु सेकंड हाउस में हो तो व्यक्ति जो है वही संतान की परेशानी रहती है, उसको चिंता युक्त रहता है, रुपए पैसे की भी परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ी सा हो सकती है, और कोई उसके फेस पर कोई काला चिन्ह वगैरह हो सकता है। और कुछ कुछ इसका नेचर जो बोलने में थोड़ा रूड भी हो जाता है और झगड़ालू भी हो सकता है। और धन के प्रति जो उसकी लिप्सा रहती है वो भी रहती है। और कभी कभी परिवार में यदि वो अकारक ग्रह की राशि में बैठा है या देखा जा रहा है तो घर में संयुक्त परिवार में मतभेद भी पैदा कर सकता है। तीसरा भाव, तीसरे भाव में यदि राहु होता है तो हिम्मत तो रखता है, वो किस राशि में बैठा हुआ है उस हिसाब से आप देख लें और कौन सा ग्रह उसको देख रहा है। और दिमाग भी उसका तेज होता है, घूमने फिरने का वो शौकीन होता है, और अपना अगर उसका मन करता है तो वो विभिन्न एजेंसी वगैरह के जो काम होते हैं उनको लेकर व्यापार करने की उसकी इच्छा रहती है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में यदि राहु है तो वो कृषि में रुचि रख सकता है, या तो माँ के साथ उसका लगाव रहता है या माँ से बहुत मतभेद रह सकता है। शिक्षा में उसको कभी कभी रुचि रहती है यदि राहु श्रेष्ठ या शुभ राशि में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है तो, और नहीं तो फिर वो पढ़ने के प्रति भी अरुचि जागृत करता है। और ये फल उसको तभी मिलते हैं जब उसकी दशा भी चले। यदि बचपन में उसकी दशा भी आ गई है तो उस समय वो बहुत तंग करता है, अन्यथा फिर आगे उसका जो फल है बदल जाता है उसके अनुसार। फिर उसके बाद माँ के लिए अशुभ है, अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो, या शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है तो माँ के लिए ठीक नहीं है, माँ के स्वास्थ्य को दिक्कत दे सकता है, गड़बड़ी कर सकता है। माँ का दिमाग बहुत इधर उधर घूमने वाला, भ्रमित, उसको कंफ्यूज टाइप का माइंड बना देता है, वो उनको चैन नहीं पड़ता है, इस तरह का नेचर देता है। और अविश्वसनीय होता है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। राहु पंचम भाव में, यदि पंचम भाव में है तो संतान के लिए थोड़ा खतरा देता है। हम कहते भी हैं कि अबॉर्टिव टेंडेंसीज दे देता है, अबॉर्शन दे देता है, और संतान होती भी है तो कई बार संतान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, कुछ ना कुछ उसको लगा रहता है, हेल्थ इश्यूज। और मन में विचार जो है, यदि वो काम जो है उसकी रुचियां या अभिरुचियां होती हैं वो सही नहीं होती है, जैसे खेलना कूदना या स्पोर्ट्स या कला, इन ये सब पंचम भाव से हम देखते हैं, शेयर मार्केट, उसकी गलत कार्य करने में, गलत कार्य से धन कमाने में, इस तरह की जो है रुचियां वो रहती है। और अनेक विचारों से भरा रहता है या फिर दुखी रहता है क्योंकि वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इसके बाद आता है राहु छठे भाव में। छठे भाव में जो राहु रहता है यदि वो मंगल से दृष्ट है या मंगल शुभ है तो काफी बहादुर और हिम्मत वाला व्यक्ति माना गया है ना। और यदि वो चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा उसको देखता है तो आप मान के चलिए कि वो थोड़ा सा डरपोक टाइप रहेगा, उसका पेट वगैरह अच्छा नहीं रहेगा, स्वस्थ रहेगा। उसके अलावा जो है उधार लेने की जो उसकी आदत रहेगी वो थोड़ी बड़ी चढ़ी रहेगी, हर वक्त दूसरों पे निर्भर रहेगा या दूसरों से उधार लेने के लिए सोचता रहेगा। एक तरह से दूसरों पर ही पलकर वो अपना जीवन व्यतीत करता है, ऐसा देखा गया है। अब आता है राहु सप्तम भाव में। जैसे सप्तम भाव की राहु लग्न पर होता है तो लव मैरिज या प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह के योग देता है, इसी प्रकार सप्तम भाव में भी लव मैरिज, अंतरजातीय विवाह या प्रेम विवाह करने के योग पूरे पूरे बनाता है। और इसके अतिरिक्त पापग्रस्त हो तो फिर शादी होने के बाद टूट भी जाती है शादी, फिर दूसरा विवाह होने के योग बनते हैं। मतलब
जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं रहता है। और फिर उसकी पत्नी जो है, जीवन साथी पति या पत्नी जो भी है, वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। दिमाग में उनके बहुत कुछ उथल पुथल मची रहती है, बदतमीज थोड़े हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको, इस तरह से। हालांकि दिमाग चलता है लेकिन गलत कामों में चलता है। अब आ जाता है अष्टम भाव में राहु। राहु यदि अष्टम भाव में रहता है तो व्यक्ति हमेशा चिंता में, परेशानी में, भ्रम की स्थिति में रहता है। और जो उनके जीवन साथी हैं वो हमेशा पैसे के प्रति उनकी पैनी नजर रहती है कि कैसे न कैसे पैसा प्राप्त किया जाए, बिना मेहनत से पैसा लाभ उठाया जाए हमेशा। और थोड़ा सा वो डिप्रेसिव माइंडेड हो जाता है 8th हाउस में, विशेष रूप से यदि उसकी दशा भी चले या कुंडली के आकार ग्रह उसको देखें। अब आता है राहु नवम भाव में। नवम भाव में जो है राहु यदि रहता है तो उसको संतान से तो कोई मदद नहीं मिल पाती है, या पिता से भी, उसके पिता को प्रभावित करता है, पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उसके पिता जो है, अच्छे ग्रहों की संगति यदि राहु की है तो अच्छे विचारों के हो सकते हैं, वरना वो दुष्ट विचारों के भी हो सकते हैं, जिससे कि जातक को जो है परेशानी हो सकती है, या फिर उसकी उच्च शिक्षा में व्यवधान भी आ सकता है। कभी 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 हम देखते तो हैं कि भाई 9th हाउस में, लेकिन कस्प कुंडली से वो 8th में भी चला जाता है, तो उसकी उच्च शिक्षा नहीं हो पाती है ठीक से, उसमें परेशानी हो जाती है। और फिर वो पिता से अंदर ही अंदर घृणा करता है, या पिता उससे नफरत करते हैं, उसको नहीं पसंद करते, लॉ अबाइडिंग नहीं होते हैं, कानून का पालन नहीं करना चाहते, इस तरह से मतभेद चलते रहते हैं। राहु यदि दशम भाव में होता है तो उसको जो है शुभ ग्रह से जुड़ा हुआ नहीं हो तो फिर ज्यादा परेशानी आती है, वो गलत काम धंधों में फंस सकता है। हाँ, शुभ ग्रहों से जुड़ा हो तो राजनीति में वो बहुत रुचि देता है और व्यक्ति को बहुत उठाने की कोशिश भी करता है। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि राहु किस राशि में है ये देखें, किस नक्षत्र में है ये देखें, और राशि स्वामी कहाँ का स्वामी है। इसके अतिरिक्त कोई ग्रह उसको देख रहा है या उसके साथ युति कर रहा है, उसी के आधार पर, क्योंकि 10th हाउस हमारे व्यवसाय का, हमारे क्रियाकलापों का, हमारा अर्थ से जुड़ा हुआ है, उन्नति से जुड़ा हुआ है, तो उसका विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। अब राहु आता है एकादश भाव में। राहु यदि एकादश भाव में है तो व्यक्ति जो है, मतलब थोड़ा सा, एक तो तीसरा और 11वां भाव हमारे कानों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो व्यक्ति में थोड़ा सा कान से संबंधित कोई परेशानी, कुछ बहरापन, ये सारी थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी उसकी मनोकामना पूर्ति में वो मदद करता है। ये अवश्य देख लें कि वो किन ग्रहों के साथ बैठा है, युति कर रहा है। समस्याएं यदि आती है तो ये बहुत और गंभीर समस्याएं देता है। ये देखना पड़ेगा कि किस राशि में बैठा है, उस राशि को पापग्रस्त करता है, उस शरीर के उस अंग को, और परेशानी में आपको डाल सकता है एकादश भाव होते हुए। अब आ जाता है द्वादश भाव। द्वादश भाव में यदि होता है तो एक तो दृष्टि दोष, दृष्टि की परेशानी दे सकता है, और थोड़ा सा व्यक्ति सिद्धांतहीन होता है, कोई नियम कानून नहीं मानता है, दूसरों की मदद पर रहता है, उसके खर्चे बढ़े चढ़े रहते हैं, और गलत काम करने में नहीं हिचकिचाता। इसके अतिरिक्त उसको जेल जाने का भी भय रहता है अगर वो गलत काम फंस जाता है। ये कुछ खास खास बिंदु थे जिनकी तरफ हमने ध्यान आकर्षित किया। ये डिपेंड करता है, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रखे हैं, लेकिन राहु किस राशि में बैठा है, किस ग्रह द्वारा देखा जा रहा है, यदि वो शुभ भावों के स्वामी है तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। ऐसा नहीं, इसलिए राहु केतु को बहुत बारीकी से हम विश्लेषित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम केतु को ले लेते हैं कि केतु जो है विभिन्न भावों में जाकर किस प्रकार के फल प्रदान करता है। तो केतु यदि लग्न में होता है तो जैसा हमने राहु के लिए कहा कि राहु भी समय से पूर्व ही डिलीवरी करवा देता है, बच्चे समय से पूर्व होते हैं, प्रीमेच्योर बेबी, उसी प्रकार केतु का भी यही है कि वो भी प्रीमेच्योर बेबी देता है। और राहु केतु क्योंकि लग्न सप्तम पे ही हो जाते हैं तो वो ही लव मैरिज या अंतर जातीय विवाह या अंतर राष्ट्रीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह देने में
देने की तरफ संकोच नहीं करता। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विषयक समस्याएं भी कुछ न कुछ देता है। कई बार हमने देखा है कि अन्य चीजें देता है लेकिन शरीर में कोई ऐसे स्थायी रोग या चिन्ह भी दे देता है जो जीवन पर्यंत उसके चल सकते हैं। जैसे कई बार हमने देखा कुछ लोगों के ड्यूकोडर्मा, वो व्हाइट स्पॉट्स टाइप होते हैं, वो भी देखे गए राहु केतु लग्न सप्तम में होते हैं तो पाए गए हैं। यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है तो व्यक्ति धनी और अमीर होता है और संतान भी उसकी दीर्घायु मानी गई है। सेकेंड हाउस में यदि केतु होता है तो ऐसा कहा गया है कि इट डिपेंड्स कि वो कंजूस होएगा या बचत नहीं कर पाएगा, मतलब खूब खर्चीला भी हो सकता है और परिवार के लिए सोचने की उसकी आदत रहती है, सोचता है, और 2 विवाह होने की संभावना रहती है। वो क्योंकि प्राचीन काल में हम सेकेंड मैरिज जो है वो 8th हाउस, सेकेंड हाउस से ही देखते थे। तो यहाँ पर राहु केतु जो आते हैं तो एक से अधिक विवाह की संभावना व्यक्त करते हैं, ये ऐसा भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त उसके वही ठोड़ी पर कोई ना कोई चिन्ह या निशान होता है, और यदि वो पापग्रस्त होता है तो वो मन ही मन जो है दूसरे लोगों से या जो उससे भाग्यशाली लोग होते हैं अधिक, उनसे घृणा करता है या फिर वो घृणा का पात्र भी बन जाता है। केतु यदि तीसरे भाव में होता है तो कुल मिलाकर थोड़ा बेटर या थोड़ा अच्छा माना गया है, सफल माना गया है। संदेशवाहक के काम या मैसेंजर के काम वो बहुत अच्छी तरह कर पाता है, या फिर वो किसी एजेंसी वगैरह में काम करके या एजेंसी लेकर कुछ व्यापारिक गतिविधियां चलाकर इधर उधर मूवमेंट करके अच्छे काम अपना जीवन यापन कर सकता है, जैसे ठेकेदारी वगैरह है ये सब। चतुर्थ भाव में केतु, चतुर्थ भाव में यदि केतु होता है तो व्यक्ति का वो जो है माँ के लिए ठीक नहीं है। शुभ ग्रह जुड़े हुए हो तब तो ठीक है, लेकिन माँ यदि अशुभ ग्रह जुड़ते हैं तो माँ के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, माँ से संबंध अच्छे नहीं देते, और व्यक्ति की शिक्षा भी प्रभावित होती है। प्रारंभिक शिक्षा यदि बचपन में ही उसके केतु की महादशा आ जाती है किसी कारणवश तो उसकी शिक्षा को भी प्रभावित वो करता है, अच्छी शिक्षा नहीं लेने देता। केतु पंचम भाव में, पंचम भाव में वही जैसे राहु करता है, संतान के लिए ठीक नहीं है, वही अबॉर्शन टेंडेंसीज देता है और गंदे और अभद्र लोगों के साथ कभी कभी उसके संबंध बन जाते हैं या गलत क्रियाकलापों में, जुए सट्टे इस टाइप में फंसता है और उसके कारण नुकसान उठाता है, उसको फायदा नहीं होता। उसकी जो अभिरुचियां होती हैं या शौक भी होते हैं वो भी अच्छे नहीं माने गए हैं, जिनसे लोग नफरत करें। जब लोगों को पता लगता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता कि देखो इसके क्या शौक पाले हुए हैं इसने, अपन कहते हैं कभी कभी किसी को देखकर, इस टाइप का रहता है। हाँ, यदि शुभ राशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार संभव है, फिर वो अच्छे थोड़े क्रियाकलापों में व्यस्त रह सकता है। छठे भाव का केतु यदि छठे भाव में होता है तो कहा गया है कि थोड़ा सा हिम्मत रहता है, डरता नहीं है, और चंद्रमा के साथ हो तो उसको थोड़ा सा डरपोक या दब्बूपन कह सकते हैं, या वही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, क्योंकि चंद्रमा छठे में, छठे 8वें 12वें स्वास्थ्य संबंधी या मानसिक रोग संबंधी परेशानियां देता है, तो अच्छा नहीं माना गया है केतु का इसके साथ मिलना। और फिर कभी कभी जो है यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो बहादुरी के कारणों में करता है, विशेष रूप से मंगल है ना, और अगर गुरु के साथ है तो खाने पीने का शौकीन हो जाता है, उसके कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है। पेटू जिसको कहते हैं, जो चीजें अच्छी बनती हैं, स्वादिष्ट होती हैं या उसको पसंद होती हैं, उनको खा के वो बीमार पड़ सकता है अधिक मात्रा में सेवन कर। सप्तम भाव में तो मतलब वो ये है कि लव मैरिज या एक से अधिक विवाह के योग बनाता है सप्तम भाव में, और जीवन साथी जो है किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो सकती हैं। यदि शुभ ग्रह दृष्ट हो तो फिर जो अकारक फल जो रहते हैं वो नहीं मिल पाते, समाप्त हो जाते हैं। और फिर लेकिन यदि पाप ग्रहों के साथ जुड़ जाए तो जीवन साथी का जो चरित्र होता है, कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं, कैरेक्टर अच्छा नहीं रहता है, और मतलब उसके बारे में चरित्रहीनता के आरोप लग सकते हैं। इसके अलावा उसके कोई नियम सिद्धांत नहीं होते हैं, सिद्धांतहीन, किसी से वो अपनी बात नहीं मनवा पाता, उसमें वो ताकत ही नहीं रहती है, इधर उधर भटक, विपरीत मिलते हैं उसको अच्छे। अष्टम भाव में केतु,
ऐसा रोग देता है जो चलता रहता है, ठीक नहीं होता है। हाँ, ये चीज और है कि उसको लीगेसी या उत्तराधिकार में कुछ कुछ मिलता है। यदि केतु की दशा भी आ जाए तो स्वास्थ्य विषयक दृष्टिकोण से उसको परेशानी होगी, लेकिन उसको पैसा वैसा मिलता रहेगा लीगेसी का। दूसरों के पैसे पर वो मौज करेगा और कंजूस भी हो सकता है या खूब खर्चीला भी हो सकता है। हाँ, उसको कोई ना कोई गुप्त रोग भी संभव है। राहु भी इसी प्रकार गुप्त रोग देने में सक्षम है। हाँ, यदि कोई शुभ ग्रह उसको देखता है तो उसको बिना मेहनत की कमाई या लिगेसी वगैरह मिलती है और वो सुखी रहता है पैसे के आर्थिक दृष्टिकोण से, लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ या शारीरिक कष्ट उसको अवश्य होता है। नवम भाव में केतु, नवम भाव में यदि केतु होता है तो वो जो है मतलब पिता के लिए थोड़ा सा भारी है। पिता के लिए यदि शुभ ग्रहों से दृष्टि है तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छे रिजल्ट देगा। अन्यथा जो है पिता का स्वभाव जो है बिगाड़ देते हैं, उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। और पाप ग्रह यदि देख रहे हो तो व्यक्ति जल्दी चिड़चिड़ा जाता है, गुस्से करता है, मतलब उसके फादर बहसबाजी करते हैं, हमेशा दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं। ये स्वभाव लग्न पर होने से भी केतु देता है यदि उसको पापग्रस्त कर रहे हो अन्य ग्रह। हाँ, स्वतंत्र विचारों वाला अवश्य होता है, हिम्मत रहता है उसमें, साहसिक प्रवृत्ति रहती है, घमंडी होता है थोड़ा सा और प्रशंसा प्रिय, दूसरे उसकी प्रशंसा करें ऐसा वो चाहता है। और उसमें कभी कभी वो मूर्ख भी बन सकता है, मतलब अगर किसी ने प्रशंसा कर ली तो खुश के मारे फूल के कुप्पा हो गए और ये नहीं सोचा कि ये गलत कर रहा है कि सही कर। अब आता है दशम भाव में केतु। दशम भाव में केतु है कि यदि शुभ ग्रहों के साथ स्थित हो तो फिर वो थोड़े परिणाम जो हैं खराब नहीं मिलते हैं। नौकर चाकर भी विश्वसनीय होते हैं, व्यक्ति कूटनीतिज्ञ रूप से सफल रहता है, सामाजिक रूप से सफल रहता है और घूम घूम कर करने वाले जो व्यवसाय होते हैं उनमें वो सफल रहता है। हाँ, यदि पाप ग्रह हो तो उसका निवास ही बहुत ही गंदे स्थानों में हो सकता है, गलत स्थानों में, और गंदे लोगों की संगति उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तरह तरह की बीमारियां दे सकती है। एकादश भाव में केतु, एकादश भाव में केतु है, वही हमें देखना पड़ेगा कि किन ग्रहों के साथ युति बना रहा है, दृष्टि बना रहा है, और उससे उनको हालांकि उसकी मनोकामना पूर्ति होती है, काफी हद तक उसके जीवन के जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं, अच्छे काम करने की भी उसकी मन में इच्छा रहती है ताकि उसका नाम आगे तक चलता रहे, कायम रहे, ऐसा रहता है। और मनोकामना पूर्ति में मदद करता है, संतान से भी सुख देता है। हम यहाँ कहते हैं पंचम भाव में तो संतान का नुकसान देता है, लेकिन एकादश भाव में संतान का सुख दे सकता है। अब आ जाता है केतु द्वादश भाव में। इसमें जो है वही संतानहीनता की स्थिति या कम संतान या अस्पताल में भर्ती रहना या निर्जन या अकेले स्थान में रहना या व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करना, इस तरह से हम केतु के बारे में सोच सकते हैं। दृष्टि दोष वैसा ही है जैसा राहु देता है, और व्यक्ति सिद्धांतहीन है यदि अकारक ग्रहों की संगति में है तो, और परिवार का धन, प्रतिष्ठा और संपत्ति खो सकता है या खो देता है या नुकसान करवाता है। इस तरह से जो है हम राहु और केतु के विभिन्न भावों में स्थित फल जो है हम देख लेते हैं। अभी हमारा इसमें एक और हम देखेंगे अगले हमारे एपिसोड में कि राहु और केतु, क्योंकि हमने अभी सिर्फ राशियों में भावों में देखा, राहु और केतु विभिन्न नक्षत्रों में किस प्रकार के फल देते हैं, इस पर हम अगले एपिसोड में विचार करेंगे। इसके 2 एपिसोड रहे। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही उपयोगी। आशा है कि सभी दर्शकों की सभी जो अपने मन में प्रश्न होते होंगे उनके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आपने शुरू से ही बता दिया था कि इसमें कुछ पॉइंट्स पे वो स्वयं अपने विवेक से विचार करके निर्णय बनाए। अपने भावों के बारे में बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छा सा बताया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद और आभार। मैं आशा करता हूं सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। इस शानदार वीडियो के लिए फिर से मैं धन्यवाद करता हूं, और आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर है। आप सभी से अपेक्षा है जिनको कोई भी शिक्षा या कंसल्टेंसी संबंधित कोई बातचीत करनी हो, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।